मुझसे कोई चाय की रेसिपी पूछ रहा था। चाय बनाने के लिए 1 कप दूध ले लो, 2 लोगों के लिए बनाने के लिए थोड़ा सा और ले लो, इसको लगा दो आग। राम राम। आप लोगों में से कोई चाय की रेसिपी पूछ रहा था तो मैं चाय बनाना सिखाता हूँ आज आपको। दूध बहने से बचाओ, सबसे पहले बच गया। ऑलवेज स्टोर योर फूड आइटम इन ग्लास के बर्तन। चाय पत्ती 1.5 चम्मच, जितने लोग हैं की चाय बन रही है उतने चम्मच शक्कर। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम, अदरक अगर सड़ी हुई है तो चाय भी सड़ जाएगी। अदरक मेक श्योर ताज़ी आप यूज़ करो। बस अब हाथ बांध के वेट करो, और कर भी क्या सकते हो जब तक ये उबल रही है। आपको एक बात बताता हूँ, उस घर में ना वहाँ पे मैं अपना भी एक किचन बना रहा हूँ छोटा सा, अपने फ्लोर पे। सबसे टॉप फ्लोर मेरा सत्यम का है, फिर मम्मी का है, और सबसे नीचे वाला फ्लोर मेरा है। ऑफिस रहेगा वहाँ मेरा। तो मेरा जो फ्लोर है वहाँ पे मैं स्पेस है वहाँ पे मैं एक छोटा सा अपने लिए किचन भी बनवा रहा हूँ। वो किचन इसलिए बन रहा है क्योंकि मम्मी जो है मेरी मम्मी नहीं चाहती है कि उनको किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस हो। ठीक है। और मेरी मम्मी की नींद ऐसी एकदम जरा सी खटर पटर हुई कि खुल जाती है। तो ये बात मैंने खासकर ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्लान किया है कि ये जब छोटे मोटे जो चीज़ें बनती है ना, इसके लिए मैं अपना किचन अलग बनवाऊंगा। कभी चाय पीने की इच्छा हो गई, कभी कॉफ़ी बना रहा हूँ, तो उसके लिए नीचे ना जाना पड़े किचन में। आज माय गट इज़ लिटिल अपसेट, तो आज जितना भी दिन भर का फूड इनटेक होगा उसको हम रिड्यूस करेंगे। जितना भी हमारा प्रोटीन इनटेक होगा उसको थोड़ा सा 25-30 ग्राम से मैं रिड्यूस करूँगा। रिकवरी कैसे होगी? रिकवरी भी होगी। ठीक है। अगर मैं कम खाऊंगा तो भी मेरी रिकवरी होगी, लेकिन अगर मेरी गट हेल्थ ख़राब रही आने वाले 4-5-6 दिन तक, तो जो कम खा रहा हूँ उसमें भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है। तो अगर आपका कभी गट खराब होता है तो फोकस मोर ऑन योर गट हेल्थ। ठीक है। अपनी गट हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ कर दो, क्योंकि गट हेल्थ पे ही रिकवरी निर्भर करती है। कम खा लो उस दिन, ठीक है, वो चल जाएगा, क्योंकि आपका गट अभी केपेबल नहीं है भारी चीज़ें पचाने के लिए। लेकिन अगर आप उस दिन भी उतना ही खा रहे हो ये सोच के कि यार हमारी रिकवरी नहीं होगी, तो वो आपकी गट हेल्थ को और ख़राब कर देगा और आपकी रिकवरी और ज़्यादा पोस्टपोन हो जाएगी। चलो इसको देखते हैं बनी है कि नहीं। बनी है कि नहीं? लो पियो। तो कल ऐसा क्या हो गया था, ऐसा क्या खाया मैंने कि मेरी गट हेल्थ आज ख़राब हो गई? वो ये था कि कल मूवमेंट बहुत कम हुई है और मेरी हिस्ट्री आईबीएस की रह चुकी है। आईबीएस में अगर आप थोड़ा भी उल्टा सीधा खा लेते हो तो आपको गट में प्रॉब्लम हो जाती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें कोई सी भी ऐसी चीज़ जो गट में हल्का सा इरिटेशन कॉज कर रही है वो आपको डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस देगी। और ये हुआ किस वजह से था? बहुत सारा प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए दाल पीना, बहुत सारा राजमा खा लेना, बहुत सारा पनीर खा लेना। ठीक है। ये सब चीज़ों की वजह से हुआ था। उस समय ये नहीं पता था कि इनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि आपके गट को खराब कर सकते हैं। मैं खाता रहा और मुझे गट इन्फ्लेमेशन हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका तो गट वीक है, मेहनत ज़्यादा करो आपका गट स्ट्रांग होगा। ये सबसे खराब स्टेटमेंट है कि मेहनत ज़्यादा करो आपका गट स्ट्रांग होगा। गट का आपके मेहनत ज़्यादा कम करने से कुछ लेना देना नहीं है। गट का आपके फूड जो आप खा रहे हो, फूड इनटेक जो आपका है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपके गट में जाके इरिटेट कर रही हो उससे लेना देना है। आप कितनी भी मेहनत करते रहो, अगर आप फूड सिलेक्शन पुअर रख रहे हो तो आपका गट खराब भी रहेगा। कल यही है कि कल मूवमेंट थोड़ी सी कम हो पाई है, और कल क्योंकि मैंने लेग्स किए थे जैसा मैंने बोला, इन ऑर्डर टू रिकवर, कल मैंने बहुत सारा खा लिया। और मैंने जैसे बोला था कि बहुत सारा खाने की वजह से आपको टाइम गैप थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है और थोड़ा बहुत चलना भी पड़ता है। वो मैंने नहीं किया जस्ट बिकॉज आई वॉज एडिटिंग दिस वीडियो, इसी ब्लॉग को, तो इस वजह से प्रॉब्लम हुई। बट दैट्स इट, आज वापस से ठीक हो जाएगी। कार्डियो तबाह के करेंगे। इतनी अच्छी धूप निकली है, आप अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर सकते हो? रोज़ सुबह उठ के मेहनत करने की आप अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर सकते हो? रोज़ कुछ नया करने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग एक्सरसाइज करने लग जाओ, पर देखो क्या ये सनलाइट अपने आप में आपके लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं लाती है कि कितना कितना प्यारा मौसम हो रखा है। जो पुराने लोग थे ना वो ऐसे ही नहीं बोलते थे कि थोड़ा सा सुबह जल्दी उठा करो, धूप का एक्सपोजर ज़रूरी है, सूर्य नमस्कार किया करो। ये पॉजिटिविटी लाता है आपकी लाइफ में, ये एक किक देता है आपकी लाइफ में। ठीक है। और मुझे तो ये हर सुबह मिलती है। ये मुझे देख के मुझे ये चीजें मोटिवेट करती है। सब लोग ये देखो, ये छोटू भी सूर्य नमस्कार कर रहा था अभी। ये जिसने भी यहाँ पे डिवाइडर ये लगा दिया है ना, लव यू ब्रो यार। यहाँ पे से इतने लोग रोड क्रॉस करते हैं, इतने लोग रोड क्रॉस करते हैं। कोई साइकिल लेके निकल जाता है एकदम से, कोई बाइक लेके निकल जाता है। बीच में कोई 2-3 बार एक्सीडेंट भी हो गए थे। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार। अरे खत्म हो गए। ये देखो
क्या मस्त सा दिन हो रखा है। और अगर आप पहाड़ियों में रहते हो ना तो भाई जो ही तो लाइफ जी रहे हो आप, क्या बताऊँ मैं। ये वाला दिन, ऊपर से पहाड़ियाँ, हरियाली, भाई उठो जल्दी सुबह और निकल पड़ो पहाड़ियों में भागने दौड़ने। कुछ ऐसा काम करो जिससे आपका ये और ये दोनों ही स्ट्रांग हो। हमारे आसपास तो पहाड़ियाँ हैं नहीं, थोड़ा सा दूर दूर है, जाना पड़ता है, मजबूरी है बड़ी। स्पीड तो 60 मिनट का कार्डियो, 1 घंटे का कार्डियो हो गया है। आई एम नॉट फीलिंग रियली गुड बिकॉज ऑफ माई डाइजेस्टिव इशू। ये बार बार आ जाता है। आपको अगर प्रॉब्लम है तो बहुत छोटी छोटी बारीकियों का आपको ध्यान देना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इस चीज़ को परमानेंटली फिक्स कर सकते हैं। आपको ज़िंदगी भर के लिए चीज़ें क्लीन रखनी पड़ेगी। ये भी वैसे आज के समय में बोलने वाली बात हो गई है क्योंकि जंक फूड से हम घिरे हुए हैं, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हम शुद्ध ही खाते थे, पर अब हम ध्यान रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को और ज़्यादा फोकस के साथ फॉलो करेंगे। अभी 1 घंटे के कार्डियो के बाद ये पूरा वर्कआउट सेशन ही हो गया। ऐसा लग रहा है मैंने पूरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सेशन किया है। आराम करेंगे थोड़ा सा और उसके बाद वापस से जिम। अब ये थोड़ा सा जो आराम है, इस बीच में मेरे दूसरे भी काम रहते हैं। आप ये मत सोचना कि मैं दिन भर खाता सोता और बस एक्सरसाइज करता हूँ। पर एक चीज बहुत अच्छी है कि आज दिन बहुत बढ़िया है। ये थोड़ी सी पॉजिटिविटी ला रहा है जीवन में। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। पहली मील बहुत सारे ये बेरीज, उसके बाद ओट्स, 1 चम्मच घी और 2 चम्मच वे प्रोटीन, 2 स्कूप वे प्रोटीन। भाई मज़ा आ गया यार। 2 घंटे सो के इतना सुकून मिल रहा है, इतना चैन मिल रहा है। सो के उठो तो ऐसा लगता है, इतना बढ़िया लगता है कि दुनिया जीत लो। साला सो के उठो और अगर कोई काम नहीं रहता है तो ऐसा लगता है सारी दुनिया हार गए। बस है काम। चाय पी के निकल रहे हैं जिम। किसी ने सवाल पूछा था, चाय एज अ प्री वर्कआउट इज इट ओके? चाय मैं इसलिए थोड़ी पीता हूँ क्योंकि मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ। चाय तो भाई चाय है। चाय मैं इसलिए पीता हूँ क्योंकि मज़ा आता है। प्री वर्कआउट में वो चीज़ें होनी चाहिए जो आपको स्टिमुलेट करे, और चाय में इतना कैफीन नहीं होता है कि वो आपको स्टिमुलेट करे। इसके बारे में और बात करेंगे। अगर और सवाल आते हैं कि प्री वर्कआउट में क्या क्या होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। पर अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, निकलते हैं। समझ जाओ कि मेरे को फिर से भूख लग गई है। सो गया था जो मैं, उस वजह से अभी 2 बज रही है, मैं लेट हो गया। वीडियो कभी कभी थोड़ी लेट हो जाया करेगी, लेकिन वीडियो जरूर आएगी। जैसे कल की वीडियो भी थोड़ी सी लेट हो गई थी आने में, समय लग गया था अपलोड होने में, लेकिन वीडियो रोज आएगी। इसको आप खा सकते हो वर्कआउट के पहले और दिन भर में कभी भी। अगर आपको मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, ये मीठे की क्रेविंग भी आपकी मार देगा। ऊपर से फ्रूट है, हेल्दी है। और प्री वर्कआउट में ले रहे हो अगर तो काफी हेल्प करता है। मेरे को तो काफी हेल्प करता है। 1 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद ये जिम मेरा हो जाता है। कहीं पे भी बैठ के कुछ भी पियो, कुछ भी करो। वैसे ये प्री वर्कआउट है, कोई गंदी चीज़ नहीं है। हाँ, प्री वर्कआउट का किसी ने पूछा था कि लेना ज़रूरी है क्या सर, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा बजट उतना नहीं रहता है। मत लो, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी तगड़ी मील ले रखी है ना आपने, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को भूख लग जाती है। और आजकल अब 2 बार वर्कआउट कर रहा हूँ। 1 घंटे का आज मैंने कार्डियो किया है, ठीक है, और अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने आ गया हूँ। तो वो जो 1 घंटे का कार्डियो वो भी इसी के इक्विवेलेंट है। उतनी कैलोरीज में भी बर्न हो गई थी कार्डियो में, इसलिए मुझे लेना पड़ता है। और मुझे भूख लग जाती है इस वजह से भी। अभी मैंने 2 केले खाए, ठीक है। अदरवाइज मैं वर्कआउट नहीं, मेरी बहुत बेकार आदत है, मैं खाली पेट वर्कआउट कर ही नहीं पाता हूँ। तो जो मेन कंपाउंड है प्री वर्कआउट का क्या होता है, कैफीन। इसमें कैफीन होता है। सिर्फ कैफीन आप चाहो तो ले सकते हो। कैफीन की पिल्स मैं बोलूंगा, अगर वो भी बजट नहीं है, वो भी नहीं लेना है, देन यू कैन हैव नेस्कैफे, ठीक है। वो कॉफी लाओ उसको, हाँ लेकिन एक चीज़ करो, अगर वो पाउच ले रहे हो ना 2 रुपए वाला, उसको सूखा मत फाँक लो, उसको वैसा का वैसा ठंडे पानी में मत घोल के पी लो, को उबालो अच्छे से और फिर पियो। क्योंकि उस कॉफ़ी में होता है एंटी न्यूट्रिएंट जो कि आपको गट में प्रॉब्लम दे सकते हैं। कॉफ़ी पीने की वजह से जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन या फिर लूज मोशन होता है ना, वो इसी वजह से होता है, क्योंकि वो शायद कच्ची खा जाते हैं, शायद ठंडे पानी में घोल के पी जाते हैं, या फिर ऐसे ही खा लेते हैं। उसको अच्छे से उबालो, ठीक है, कॉफ़ी बनाओ प्रॉपर और फिर पियो। वो एक बेटर अप्रोच है और वो सबसे सस्ता है। तो आज अगर मैं बात करूं तो आई एम फीलिंग गुड। हाथ वाथ सब सही है, मतलब शोल्डर वोल्डर जॉइंट्स आर फीलिंग गुड, ग्रेट। तो आज मैं ले सकता हूँ डंबल से, ठीक है। मेरी है अपर बॉडी और मैं पहली एक्सरसाइज लूँगा फ्लैट डंबल प्रेस। हम तब तक लेंगे जब तक हमारे सारे के सारे जॉइंट्स अच्छे से डेड ना हो जाए, अच्छे से काम करना बंद ना कर। जॉइंट्स कर रहा हूँ, सॉरी मसल्स, ठीक है, जॉइंट्स नहीं। जॉइंट्स को कभी भी डेड नहीं करना है, ठीक है। पहली एक्सरसाइज रहेगी बेंच प्रेस। मैं 5 से 6 सेट लूँगा। मैं 5 से 6 सेट नहीं दिखाऊंगा, आप बोर हो जाओगे, ठीक है।
मैं दूसरा या तीसरा सेट दिखाऊंगा और डायरेक्टली फिर पांचवा सेट दिखाऊंगा, या फिर शायद दूसरा सेट ही दिखाऊं और फिर डायरेक्टली पांचवा सेट। सारे सेट दिखाऊंगा ना तो वो एक तो एडिटिंग में प्रॉब्लम और दूसरी चीज़ वो वीडियो बहुत लंबी खिंचती है, ठीक है। तो लास्ट सेट जो सबसे हैवीएस्ट रहेगा वो शो करूँगा और ड्रॉप सेट, ऐसा कर लेते हैं। जो भी होगा आपको दिखा दूंगा। दो चीज़ें हैं, आपको कभी कभी मैं बहुत ही कंट्रोल्ड वे में एक्सरसाइज करते हुए दिखूंगा और कभी कभी मैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड में या फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे सेंसलेस तरीके से नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी स्पीड और थोड़ा सा फॉर्म उस केस में बिगड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। जब मैं थोड़ा सा ज़्यादा एडिशनल पुश करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा तब होता है जब या तो मैं ऑलरेडी 3 सेट ले चुका हूँ विद प्रॉपर फॉर्म, विद प्रॉपर सेट, ठीक है, विद गुड रेप्स, ठीक है। बस यही एक सिनेरियो रहेगा क्योंकि मेरे मसल्स ऑलरेडी वहाँ पे नियर फेलियर पहुँच जाते हैं। बस मैं थोड़ा सा अपना बॉडी का मोमेंटम यूज़ करके एक्सट्रीम फेलियर तक जाने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ पे आप ये मत सोचने कि यार अभी तो आप बोल रहे थे कि तुम कंट्रोल्ड वे में करो और अभी ऐसे क्यों कर रहे हो, वो उस समय चल सकता है, ठीक है। शुरुआत के जो सेट्स हैं उनको क्वालिटी सेट और शुरुआत के जो नंबर ऑफ रेप्स हैं उनको क्वालिटी रेप्स रखने की आप कोशिश करो। ये दूसरा सेट है मेरा और 8 to 10 रेप्स इसमें लेंगे। दिस 30 किलोग्राम इज नॉट टू हैवी, ठीक है। इसमें 12-15 रेप भी लिए जा सकते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी यहाँ पे मैंने चेंज ऑफ प्लान है। मैं हैवियर जो मेरे वेट एंड लाइक 35 to 40 किलोग्राम्स इसमें पुश करने की कोशिश करूँगा 11-12 रेप में तक। तो यहाँ पे एनर्जी बचा रहा हूँ थोड़ी सी। तो इट्स टाइम 40 किलो है, 12 रेप तक पुश करेंगे और इसके बाद 45 का भी लेंगे एक सेट। चल सॉरी। 5 to 6 रेप रेंज में ही अब, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे हम फेलियर के पास पहुँचने वाले हैं। 5 to 6 रेप रेंज में ही 45 या फिर 50 का अगर लेता हूँ तो आएगा। उसके बाद एक ड्रॉप सेट। मुझे ये ऐसे फेंकना अच्छा नहीं लगता है, पर वो इतनी जान ही नहीं बच पाती है शोल्डर में करने के बाद या कोर में कि आप उसको पैर पे रखो और उठ पाओ। आई एम नॉट सुपर स्ट्रॉन्ग। जब वो लेवल अचीव कर लूँगा तो ये भी करूँगा। अभी कुछ लोगों का ये कमेंट जरूर आ सकता है कि रेंज ऑफ मोशन कम थी। यस, हैवी वेट में अगर कम रेंज ऑफ मोशन में आप ट्रेन करो इट्स टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि वो डीपेस्ट रेंज में उस 50 kg के रेजिस्टेंस के साथ जो मैंने अभी किया, आपका मसल शायद उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इस रेंज में जा सके, पर इतना है कि इस रेंज में आप ट्रेन कर सकते हो। इतना स्ट्रॉन्ग है आपका मसल कि वो 50 kg का रेजिस्टेंस इस रेंज में आप हिट कर सकते हो। गो फॉर इट। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप वो 50 kg का डंबल इस रेंज में भी एक्सप्लोर कर पाओगे। फिर इट इज़ ऑलवेज अबाउट ट्रेनिंग इन योर अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन, अगर आपको इंजरी से दूर रहना है तो। सो दिस इज़ माई ड्रॉप सेट और मैं ड्रॉप सेट में 40 kg से ही करूँगा। और इस बार थोड़ा सा आपको फॉर्म बिगड़ता हुआ दिखेगा या फिर मैं शायद ज़्यादा स्पीड में कर रहा हूँ, बट वो वर्थ है क्योंकि अभी अच्छा खासा मेरा मसल ट्रेन हो चुका है, ठीक है। अब मुझे वो एक्सट्रीम फेलियर तक जाना है तो ये थोड़ा सा चीट करना पड़ेगा। शायद डंबल में पटकूँगी। एक फ़न फैक्ट बताता हूँ, एंटीरियर डेल्ट्स मेरे ट्रेन हो चुके हैं अच्छे से। मुझे लैटरल और रियर का ही आप ध्यान देना। एंटीरियर डेल्ट आपका पुश मूवमेंट में कवर हो ही जाता है, ठीक है। हाँ, इच्छा हो रही है तो एक सेट एडिशनल ले सकते हो अलग से, लेकिन इच्छा हो रही है तो, अगर कमज़ोर ज़्यादा है तो, लेकिन अच्छा खासा पंप फील हो रहा है तो ज़रूरत नहीं। इट मीन्स अच्छा खासा यहाँ पे स्टिमुलस हो चुका है। इसमें जितना ऊपर रहोगे उतना सही है। थोड़ा सा अपराइट, रिवर्स पेक डेक में अपराइट नहीं चलेगा,
उसमें थोड़ा सा नीचे होना पड़ेगा। वेट बढ़ाएंगे। पूरा कर लिया है, ये स्टैक को पूरा कर लिया है। आई एम नॉट फ्लेक्सिंग, बस मेरे को आलस आ रहा है उठ के वो दिखाने में, तो मान लो। ये जो शेर है पाए कठिनाई के साथ एक सेट और लेंगे इसका, इसमें मज़ा आ रहा है। नाउ आई एम गोना चीट, ये आखिरी मेरा सेट है इसका, और इसमें कम रेंज ऑफ मोशन में हम पुश करेंगे जब तक फेलियर नहीं आता। और ये वेट अभी ये फुल वापस से फुल स्टैक है क्योंकि इसके आगे वेट नहीं है, और इसमें वो वाला हमारे पास फंक्शनैलिटी भी नहीं कि वो डंडी सी लगा के उसमें प्लेट अटैच कर लें, पर उसकी क्या ज़रूरत है, इसमें ही मुश्किल से 6 रह पाएंगे। आप ये मेक श्योर ये चीज़ करो, ठीक है। चेस्ट अप होना चाहिए हमेशा, या अपराइट रखो, चेस्ट अप। कम रेंज ऑफ मोशन क्यों, रीज़न मैंने बताया, क्योंकि उस रेंज को अभी आपका मसल एक्सप्लोर करने के लिए स्ट्रांग नहीं है। नहीं होगा अब। ये जो सेट मैं लेने जा रहा हूँ ये अनप्लान्ड सा है, अभी आप लोगों को बता रहा था मैं शोल्डर प्रेस लेने के बारे में, और मेरी इच्छा कर गई, तो मैं एक सेट शोल्डर प्रेस का लूँगा। इसके बाद मेरा चेस्ट शोल्डर ख़त्म, एंड उसके बाद हम जंप करेंगे। नहीं, एक लैटरल डेड बचा है, मतलब एसेसरीज मूवमेंट्स पे, उसके बाद जंप करेंगे। कोई प्लान नहीं किया है कि कितने मैं रेप्स लूँगा, देखते हैं एसेसरीज होता है या एक्सेसरीज होता है, जो भी होता हो वही मूवमेंट्स। सही से अगर ट्रेन कर रहे हो तो इतना बस है, मतलब सही से अगर आप पुश मूवमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हो, इससे पहले वाली इतना बहुत है। ये जो पंप आता है ना, कसम से भाई बता रहा हूँ, बेस्ट मोमेंट रहता है, मोमेंट। अब कुछ लोगों का सवाल रहता है कि ये जो पंप है ड्यूरिंग वर्कआउट क्यों रहता है और उसके बाद चला क्यों जाता है। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप ऐसे लंबे समय के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो, मसल मैच्योरिटी अच्छी है, तो एक समय आने के बाद जो पंप आप अभी वर्कआउट के तुरंत बाद देखते हो ना, वैसी आपकी बॉडी नॉर्मली दिखने लगेगी। ये जो पंप है इससे थोड़ा सा ही अब कम होगा। वो इसलिए होता है क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं, जब भी डंबल कर्ल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं, लेग पुल डाउन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन टुवर्ड्स योर मसल्स, एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन मसल्स तक जाता है, होता है, जिस वजह से ये जो पंप आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है। जैसे ही वापस ब्लड अपनी जगह पे पहुंचता है, ये सब कुछ खत्म हो जाता है, इंसान अपनी असलियत पे वापस आ जाता है। तो हमको मेहनत इतनी करनी है कि जो अभी की असलियत है, आफ्टर वर्कआउट जो हमको पंप महसूस होता है, ये 1 साल 1.5 साल बाद हमारी रियल बॉडी बन जाए, ठीक है। ऐसा टारगेट लेके चलो, खुद का खुद से कॉम्पिटिशन रखो, समझे। वैक्यूम ट्राई करते हैं। वैक्यूम ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। वैक्यूम के लायक नहीं हूँ मैं अभी, क्योंकि वैक्यूम मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है। एक बार बीच में चालू किया था, 5-10 मिनट का रोज का रूटीन बनाया था, वो छूट गया। वैक्यूम प्रैक्टिस बहुत मांगता है। जैसे शिवम एक घंटे जैसे शिवम 30-30 40-40 सेकंड होल्ड कर लेता है ना, उस लेवल पे पहुंचने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये वैक्यूम भी हम धीरे धीरे ओवर द पीरियड परफेक्शन में लाएंगे अपने। तो अभी यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी हमारा इससे आधे से ज्यादा वर्कआउट बचा हुआ है, उसको करते हैं हम चल के। भाई क्या सांड जैसा लग रहा हूँ। ये अभी कल मैं यंग एले की बुराई कर रहा था, आज मैं यंग एले की तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोअर बेकार था, पर जो अच्छा है वो अच्छा है। ये टी शर्ट, कंप्रेशन टी शर्ट मैंने 4 खरीदे थे, मुझे ऐसा लग रहा था साइज छोटा ले लिया है मैंने, लेकिन इतनी सही क्वालिटी है। दूसरी चीज़, ये टी शर्ट इतना परफेक्ट फिट है, आपके मसल्स के हिसाब से वो ढल जाता है जब आप वर्कआउट करते हो। तो दूसरे कंप्रेशन टी शर्ट जो है, मेरे पास नाइकी के भी हैं, वो गड़ने लगते हैं एक समय के बाद। इस टी शर्ट को बनाने के लिए थम्स अप भाई। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मसल फाइबर,
मैच कर रहा है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इन ऑर्डर टू ग्रो योर मसल्स। जैसे जैसे आपका मसल फेलियर के पास पहुंचता है, ये जो रेंज है ना, मोशन की जो रेंज है वो भी कम होती जाती है। फिर उसी रेंज में आप समझ जाओगे ओवर द पीरियड जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर उसी रेंज में आपका मसल पुल कर पाता है जिस रेंज में अभी भी प्रॉपर फटीग नहीं आया है। तो आखिरी के कुछ 5 से 6 रेप्स जब आप पहुंचते हो तो ये सोच के मत छोड़ दिया करो आखिरी के 3-4 रेप की रेंज तो आई नहीं रही है, छोड़ो नहीं। उस रेंज में आपका मसल स्ट्रॉन्ग है, जैसे अभी आखिरी में हुआ, कम रेंज में ही मैं ट्रेन कर रहा था। तो उसी रेंज में आप ट्रेन करते रहो जब तक उस रेंज का भी पूरा फटीग आप एक्सपीरियंस ना करो। ये स्टैक जो है ये फुल है। नंबर ऑफ रेप 5 to 6 लेने की कोशिश करेंगे। तुरंत बाद ड्रॉप सेट में भी इस बार थोड़ा सा कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे। भी कोशिश कर सकते हैं हम अपनी तरफ से, बाकी तो मसल के हाथ में। रेप्स आ गए इजली। एक छोटा सा सेट इसका भी ले लेते हैं। वो न्यूट्रल ग्रिप पुल डाउन का सब्स्टिट्यूट था क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो ऊपर से थी नीचे की तरफ, अब ये थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल। इस एक्सरसाइज में रियर डेल्ट अगर हिट करना है तो कैसे करना है पता है? आप नीचे की तरफ लाओगे ना तो आपके लैट्स से ज़्यादा इंगेज होंगे। आप एल्बो को थोड़ा सा फिट आउट करोगे ऐसा, ठीक है? यहाँ पे आपके रियर डेल्ट ज़्यादा बायस होंगे। इसमें भी मैं वही ट्राई कर रहा हूँ, पुल करके लोअर अपनी कमर के पास लाने का, जब सिंगल आर्म से कर रहा हूँ। डंबल कर्ल, कफ लैटरल रेज और क्रॉस बॉडी पुश डाउन फॉर ट्राइसेप्स। डंबल कर्ल से बाइसेप्स और लैटरल रेज, केबल लैटरल रेज ही है। डंबल कर्ल, कफ लैटरल रेज, क्रॉस बॉडी ट्राइसेप्स पुश डाउन। यस, ये 3 चीज़ें, इनको हम करेंगे 2 सेट और 1 ड्रॉप, 2 सेट और 1 ड्रॉप, 2 सेट 1 ड्रॉप, और इसको करेंगे हम ट्राई सेट में। इनका 1 सेट लेंगे पहला, फिर 1 सेट दूसरी एक्सरसाइज का, 1 सेट तीसरी, ट्राई सेट में। लेट्स गो। 8 से 10 रेप रेंज में ट्रेन करेंगे। दिस इज़ 90 डिग्री ऑफ एल्बो फ्लेक्शन। 90 डिग्री ऑफ एल्बो फ्लेक्शन तक आके इनफ रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। सबसे ज़्यादा टेंशन यही रहती है बाइसेप्स पे। इसके ऊपर कंपैरेटिवली आप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लोड तब भी आप फील करते हैं, लेकिन इस रेंज में भी अगर ट्रेन कर रहे हो तो भी आपके बाइसेप्स पे स्टिमुलस है। अब एक चीज़ जो मैं बता रहा था, किसी ने पूछा था, दिस इज़ माई नेचुरल कैरिंग एंगल। अब मैं अपने इस पार्ट को इस तरीके से ऊपर ला रहा हूँ। ये नेचुरल पकड़ कैरिंग एंगल है, होल्ड करने का तरीका नेचुरली, ठीक है? ये मुट्ठी ऐसे रहेगी और ये नेचुरली हो रहा है, ये मेरा नेचुरल मूवमेंट है, ठीक है? बारबेल, ये डंबल कर्ल कर रहा हूँ अभी। बारबेल कर्ल में क्या होगा, बारबेल सीधी रहती है एकदम ऐसी। अब मैं बारबेल को यूँ पकड़ रहा हूँ। अब ये मेरा नेचुरल कैरिंग एंगल ये था, मुझे ज़बरदस्ती ऐसे पकड़ना पड़ रहा है।
जिस वजह से मेरे रिस्ट में, या फिर कुछ लोग बोलते हैं ना कि बारबल कर्ल करते समय हमको शोल्डर में पेन होता है, वो इसीलिए क्योंकि आप अपने नेचुरल कैरिंग एंगल के अगेंस्ट में जाके लोड कर रहे हो, इस वजह से होता है। अब किसी ने सवाल पूछा था, सवाल ये था कि क्या इस नेचुरल कैरिंग एंगल को हम फिक्स कर सकते हैं। ओ मेरे भाई, ये कोई बीमारी थोड़ी है, ये मेरी नाक ऐसी सीधी है, क्या मैं इस सीधी नाक को फिक्स कर सकता हूँ? ये कोई प्रॉब्लम ही थोड़ी है, तो अच्छी बात है ना, मेरी नाक सीधी है, ठीक है। तो ये सवाल ही आपका गलत है। ये मेरा पहला सेट है और इसी वेट से मैं दूसरा सेट भी लूँगा और इसी वेट से मैं तीसरा सेट भी लूँगा। नहीं, दो ही तो सेट हैं इसमें, फिर ड्रॉप सेट है। ड्रॉप सेट में थोड़ा सा वेट कम कर लूँगा। जब ऐसा मुंह बन जाए ना तो समझ जाओ वहाँ आ रहा है फेलियर, आ रहा है, मसल्स गिव अप कर रहे हैं। दूसरे हाथ से ये इधर से इस तरीके से होल्ड करना ज़रूरी है, आपके शोल्डर को एक स्टेबलाइजेशन मिलता है, अदरवाइज शोल्डर में स्पेन आएगा, शोल्डर पेन चालू हो जाएगा। दूसरा सेट तुरंत बाद ड्रॉप। टारगेट है 8 रेप्स। ले रहे हैं। टारगेट है 10 किलो से 10 रेप। हो लास्ट सेट है, इसके तुरंत बाद ड्रॉप। डेल्ट्स, बाइसेप्स डन। ट्राइसेप्स का बचा है, वो दिखाता हूँ। ये जो सेटअप है ना, ये प्योरली अपर पेक फाइबर बाइस्ड है, लेकिन मैं इस सेटअप को अपने ट्रैप्स को ट्रेन करने में भी यूज़ करता हूँ। और ये परफेक्ट डिस्टेंस है। जो हम बारबेल पे दूर पकड़ते हैं ना, डंबल तो नहीं करना है, कभी भी डंबल शक्स मत लो। बारबेल या फिर इस पे या फिर ड्यूल पुली केबल शक जो लास्ट टाइम लिया था वो आप लो। तो इसको मैं अपने अपर पेक फाइबर के साथ साथ अपने ट्रैप्स को हिट करने में भी ट्रेन करता हूँ। इसका पहले भी मैंने दिखाया वीडियो, पर जो एडिशनल पॉइंट मुझे यहाँ बताना था वो ये था कि इसका डिस्टेंस परफेक्ट है। अभी ये आपके जिम में अलग हो सकता है, ये शायद और ब्रॉड हो या फिर ग्रिपी दूसरी हो। तो हर बार आप ड्यूल पुली केबल शक या फिर बारबेल शक जिसमें डिस्टेंस ज़्यादा रखना है वो ले सकते हो। 30 रेप। थोड़ा सा वेट इंक्रीज करके एक सेट और ले सकते हैं, 2 ही सेट लेना है। अब जितने भी ट्राइसेप्स में जो 3 एक्सरसाइज है, ट्राइसेट में जो 3 एक्सरसाइज है, ये शायद रियर डेल्ट फ्लाई है और नेक फ्लेक्शन है। अब मैं 2 सेट ले रहे हैं। ये मैंने कर लिए, लेकिन क्योंकि मैंने बताया था इसको आप रियर डेल्ट रो भी बना सकते हो, एल्बो थोड़ी सी क्लियर आउट कर सकते हो, तो वही हम कर रहे हैं। उधर केबल सेटअप थोड़ा सा भरा हुआ है। सिर्फ रियर डेल्ट नहीं, आपका अपर बैक भी इसमें बायस होता है। अपर बैक रियर डेल्ट फोकस्ड है ये। लास्ट सेट, इसके बाद वर्कआउट खत्म। अभी 5 बज गए आज करते करते और लोग आ गए, गाने प्ले होने लगेंगे तो आवाज़ आएगी नहीं, जो भी बताऊंगा समझ में आएगा नहीं। आप इसके थोड़े से हार्ड रेप्स लेके ख़त्म करते हैं।
ड्रॉप। तो वर्कआउट हो गया है, अभी निकलते हैं घर। और हमको बस ये बात ध्यान में रखना है कि जितने भी छोटे मसल ग्रुप हैं, जो छोटे मसल्स हैं, जैसे डेल्ट हो गया हमारा, ट्रैप हो गया, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये नहीं, डेल्ट तो बड़ा ही बड़े की कैटेगरी में ही आएगा। मैं सिर्फ लैटरल डेल्ट की बात कर रहा हूँ, फ्रंट डेल्ट या फिर रियर डेल्ट। इनके 2-2 सेट और एक ड्रॉप सेट में इनको इनफ स्टिमुलस मिल जाता है। जो बड़े ग्रुप ऑफ मसल हैं वहाँ पे थोड़ा सा हायर सेट में आप ट्रेन करो, 3 से 4 सेट। बाकी अगर टाइम ज़्यादा है तो उनको भी उतना ही प्यार दे सकते हो आप, उनको भी उतने नंबर ऑफ सेट्स में ट्रेन कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ इस वर्कआउट के एंड में कि छोटे मसल्स जो है ना, वो कम स्टिमुलस में, मतलब कम सेट में भी आप उनको ज़्यादा स्टिमुलस दे सकते हो। थोड़ा सा अगर आपके पास समय कम है तो 2 सेट ले रहे हो अगर, तो उसमें नंबर ऑफ रेप्स 15 to 20 के बीच में कर दो और एक ड्रॉप सेट ले लो। बस ड्रॉप सेट में टिल फेलियर तक या फिर नियर फेलियर तक जाने की कोशिश करो। एकदम फेलियर हिट मत करो, क्योंकि एकदम फेलियर हिट करने में कहीं फ्री वेट, अगर आप बारबल शक कर रहे हो, ठीक है, फ्री वेट से एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे बेंच प्रेस कर रहे हो, तो एकदम फेलियर तक जाने में इंजरी के चांसेस है, वो छूट जाएगा, मसल काम करना बंद कर देगा। या तो फिर स्पॉटर रखो। बस यहाँ ख़त्म करते हैं और चलते हैं अब घर, और कुछ हुआ तो बताता हूँ, बाकी नहीं तो यहीं समाप्त हो जाएगा व्लॉग। बैटल ऑफ चमकौर साहिब, शायद पता होगा बहुत सौ को, शायद नहीं पता होगा। औरंगजेब इतना उतावला था कि गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ना है, कैसे भी पकड़े, कुछ तो बात रही होगी उनके अंदर। बैटल ऑफ चमकौर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी अपने 40 सिख भाइयों के साथ फंसे हुए थे। औरंगजेब ने 10 लाख सिपाही अपने भेजे थे उनको पकड़ने के लिए। आप सोच रहे हो, आप वो 40 और ये 10 लाख, कुछ तो बात रही होगी उनमें कि औरंगजेब भी हिला हुआ था कि ये बंदा जब तक पकड़ में नहीं आएगा, विजय हमारी मुश्किल है। 10 लाख सिपाही भेजे बैटल ऑफ चमकौर साहिब में। वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 40 सिख भाइयों के साथ वो बैटल लड़ी और उसको जीता, और वहाँ से सेफली निकल भी गए। कितनी बड़ी बात है। मोटिवेशन फूकने के लिए उन्होंने एक लाइन बोली, वहीं सोचा वहीं खड़े थे। इनकी बहुत फेमस सेइंग है कि चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गिदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, था गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। गुरु अपने आप ही निकल आता रिस्पेक्ट में। तो कितनी बड़ी बात है, एक सिख 1.25 लाख से लड़े, ऐसा कैलकुलेशन बिठाया था उन्होंने। और सबसे बड़ी बात कि वो बैटल जीत भी गए थे। उनके साहिबजादे उस बैटल में शहीद ज़रूर हुए थे, ठीक है, लेकिन वो वहाँ से सेफली बाहर आ गए थे। ब्रेवरी देख रहे हो आप, 40 लोग और एक तरफ 10 लाख लोग। हमको आज मेरे को कोई 20 लोग घेर ले तो मैं यही सोचूंगा कि मैं यहाँ से सेफली निकलूं। 40 लोग मेरे को घेर लेंगे तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं उस जगह पे। आज की रियलिटी यही है, भले ही गन ही क्यों ना हो आपके पास, ठीक है। आप ये सोचोगे कि अभी जान बचा लेते हैं, इनको बाद में देख लेंगे। वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था भाई साहब, या तो लड़ो या तो मरो। और ऐसी परिस्थितियों में बजाय ये सोचने के कि निकले कैसे, गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ पे जान फूक रहे थे अपने सिख भाइयों में, सिपाहियों में, कि चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा। आप सोचो, सुना तो बहुत होगा, ये इसको अप्लाई करने का समय आ गया। ये सारी चीज़ें, अब ये सारी की सारी जितने भी 10 लाख सिपाही है ना, अपने सामने की 10 लाख समस्याएं मान लो कि आपके जीवन की 10 लाख समस्याएं तो नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन तब भी मान लो आपके जीवन में 10 लाख समस्याएं हैं। बन जाओ आप भी गुरु गोविंद सिंह जी के वो 40 सिखों में से कोई एक, और लड़ जाओ अपनी समस्याओं से। बस यही था आज का छोटा सा, मेरे दिमाग में आई बात तो मैंने आप लोगों से शेयर करी। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम।